नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का जो सब्जेक्ट है, जो मुद्दा है, वह है क्या होने चाहिए चुनावी मुद्दे। देश की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ शामिल है। और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे और उसके बाद हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चुनावों को लेकर वास्तव में क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर या फिर धर्म, जात पात और ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो गौण कर दिए जाते हैं। उनके बारे में न तो कोई बात करता है और न ही कोई वादे करता है। वादे करते हैं तो ऐसी ऐसी फेंकते हैं कि हम विकास कार्य करवा देंगे। विकास कार्य केवल ये नहीं है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देना और सड़कें बना देना और इस तरह से मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर देना या कुछ और बड़े किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने की बात कह देना। केवल यही चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं। चुनावी मुद्दे जो होने चाहिए जिससे कि असल मायनों में विकास झलकता है और होता भी है, वो मुद्दे हैं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, और शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और महंगाई, इन्फ्लेशन, और भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। ये जो 5 मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में बातें बड़ी चौड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर जो काम होने चाहिए वह नहीं होते, जिसकी वजह से ये मुद्दे अंततः गौण होकर रह जाते हैं। जिक्र करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं का। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। हालांकि पिछले 75 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सरकारों ने प्रयास भी किए हैं, लेकिन वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं कहे जा सकते हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में हो सकता है कि कुछ बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाने लगी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो बुनियादी जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए वह नहीं है। अब बात करते हैं कि 2021-22 में जब ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी की जो रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में बाल रोग चिकित्सकों की 81.6% कमी है, जबकि फिजिशियन की 79.1% कमी है और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ की 72.2% कमी है। हालांकि जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको यह सुविधाएं मुहैया करवाई जाने की योजना बनाई गई। लेकिन
इसका जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए वह पूरी तरह से नहीं की गई है। जब ये आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई तो जिन लोगों के ये कार्ड बने थे उन लोगों का इलाज इस योजना के तहत मुफ्त किया गया, लेकिन जिन अस्पतालों में यह योजना लागू की गई थी, जो अस्पताल इस योजना के तहत पैनल पे थे, उनको सरकार की ओर से वह जो आयुष्मान योजना के तहत जिन रोगियों की वो इलाज किया जाता था, उन पे जो खर्च होता था, वो जो उन बिलों की भुगतान जो है वो लंबे समय तक नहीं की गई थी। इसलिए यह योजना भी एक बार खटाई में पड़ती नज़र आने लगी, लेकिन अब फिर से इस योजना को दोबारा सही तरीके से अमली जमा पहनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन फिर भी बात वहीं आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जो आधार संरचना होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे कई गांव हैं जहां पीएचसी भी नहीं है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर भी नहीं है, और अगर हैं तो वहाँ पर चिकित्सक नहीं है, और चिकित्सक है तो वहाँ नर्स नहीं है, नर्स है तो वहाँ संबंधित क्लर्क नहीं है। यानी कि कोई न कोई, अगर सब कुछ भी है तो वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब स्वास्थ्य ही सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो काय का विकास होगा। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। अगर आपका स्वास्थ्य है तो आपका पास बहुत कुछ है करने को, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ये तो था एक स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा। दूसरा है रोजगार। देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है कि जो शिक्षित युवक हैं, जो योग्यता रखते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से रोजगार मुहैया नहीं हो पाया है। एक आंकड़े के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक करीब 40 से 50% युवक बेरोजगारी की वजह से रोजगार प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अगर उनको रोजगार मुहैया नहीं करवाया जाएगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो रोजगार मुहैया करवाने के लिए ज़रूरत है कि उनके हाथों में कोई ऐसा हुनर हो, कोई ऐसा कौशल हो जिसके आधार पर, जिसके बलबूते पर वो अगर सरकारी नौकरी नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं तो वो प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ सरकारों ने सरकारी नौकरियां देने के मामले में भी बहुत सी गड़बड़ें की हैं, कई तरह की अनियमितताएं की गई, जिसके आधार पर उन सरकारों के संचालकों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी और उनके जो संबंधित जो नेता थे, अधिकारी थे, उनको भी कैद की हवा खानी पड़ी। जिक्र करें अगर हरियाणा का, तो हरियाणा में जेबीटी भर्ती घोटाला हुआ था मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्रित्व काल में, और उस घोटाले की वजह से मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी, सज़ा हुई थी, और उनके बेटे अजय चौटाला को भी 10 साल की कैद हुई थी। इस तरह से उन दोनों को कैद की सज़ा भुगतनी पड़ी। और आज इसी तरह के घोटाले राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगे। यानी कि मतलब विभिन्न प्रदेशों में आपको ऐसे मिल जाएंगे, जबकि रोज़गार देने के लिए ज़्यादातर सरकारें ऐसा कोई उचित या ठोस कदम नहीं उठाती कि ताकि बेरोज़गार युवकों को रोज़गार मिल सके, युवतियों को रोज़गार मिल सके, ताकि वो अपना जीवन यापन सही तरह से कर सकें और वो अपराध की दुनिया में न जाएं। तीसरा है चुनावी मुद्दा शिक्षा का, एजुकेशन का। एजुकेशन का अगर हम देखें तो इसका पर्याप्त बुनियादी ढांचे में ही कमी है। मतलब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मतलब साक्षरता
के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। अगर साक्षरता की जिक्र करें तो साक्षरता के मामले में केरल एक ऐसा राज्य है देश में जहां साक्षरता दर नंबर 1 पर है। बाकी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पूरी तरह से पिछड़ी हुई है साक्षरता दर। हालांकि हरियाणा में भी पिछड़ा हुआ था इलाका, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ साक्षरता की दर में बढ़ने लगा है और एक अच्छा नाम जो है वो शिक्षा और खेल के क्षेत्र में करने लगा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए एजुकेशन के, वो केवल एक अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में 50 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत बढ़िया शिक्षा दी जाती है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में उच्च शिक्षा देने के अच्छे साधन हैं, संसाधन हैं। हमारे यहाँ देश में एक IIM के अलावा और इतनी ज़्यादा कोई उच्च स्तरीय ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ पर बेहतरीन सुविधा शिक्षा के मामले में बच्चों को, शिक्षार्थियों को मिल सके। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। और अगर जिनमें शिक्षक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पर जो आधारभूत एक ढांचा होना चाहिए उस संस्थान का, वह नहीं होता है। अगर कहीं बिल्डिंग खराब है तो कहीं मतलब बच्चों को बैठने के लिए उच्च स्तरीय फर्नीचर नहीं है, कहीं पूरी तरह से पीने का पानी का प्रबंध नहीं है, मतलब जो एक ज़रूरत होती है एक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वो संसाधन नहीं करवाए जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर कोई भी प्रयास नहीं करता है। आए दिन हर एक की जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाने के, मेडिकल कॉलेज के अलावा स्कूल, कॉलेज खोले दिए जाने के घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन उनमें से कई घोषणाएं तो पूरी होती हैं तो कई नहीं होती हैं। अगर बिल्डिंगें बन भी जाएं तो फिर उसका कोई मतलब आधारभूत ढांचा सही तरह से नहीं होता है। इस वजह से भी ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है शिक्षा के मामले में। इसके बाद आती है महंगाई का मुद्दा। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि 10 अगस्त को जब RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था तो मौजूदा वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए महंगाई दर के अनुमान को 5.1% से बढ़ाकर 5.4% करना पड़ा। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई काबू क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार चाहे किसी की रही हो, पिछले अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो ये महंगाई कम नहीं हो रही है। चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्षों तक कांग्रेस के बैनर के तले रही और चाहे वो अब 10 वर्ष तक NDA की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, सत्ता में चल रही है फ़िलहाल, तो उसमें भी महंगाई कम नहीं हो रही है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ती है और डिमांड और सप्लाई दूसरा एक और फैक्टर है। अगर डिमांड किसी वस्तु की बढ़ेगी और अगर सप्लाई उसकी सही तरीके से नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो उस महंगाई को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं, सरकार चाहे किसी की भी बनी हो। एक उदाहरण देता हूं कि महंगाई को कम करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि विभिन्न स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि सभी राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाती हैं और उस सेस की वजह से कोई 25% लगा रही है, कोई 30% लगा रही है, इवन कोई 45-50% तक लगा देती है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट और ज़्यादा ऊंचे होते जाते हैं और जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की ज़्यादा मूल्यवर्धि हो जाती है और माल ढुलाई की वजह से उनके रेट बढ़ जाते हैं। और जब पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ते हैं तो अन्य वस्तुओं के भी रेट बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए
महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई पर काबू न होने से जो गरीब तबके का लोग है वह तो परेशान होता ही होता है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपने रहन सहन के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन वो महंगाई की वजह से मेंटेन करने में बहुत परेशान होते हैं। इसी तरह से गरीब लोगों को कई बार महंगाई की वजह से भूखों में मरना पड़ता है। ऐसे ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे विभिन्न स्टेट्स में। अब है अंतिम जो चुनावी मुद्दा, वो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत ज़ोरों से शोरों से जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी ये कहती है, उनके नेता कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। आप हरियाणा का अगर जिक्र करें, हालांकि अभी हरियाणा में चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा में जब भाजपा सत्ता में नहीं आई थी, जब विपक्ष में थी, तो उस वक़्त जब चुनाव हुए थे तो भाजपा ने एक नारा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन का। मतलब वो कह रही कि अगर भाजपा सत्ता में आ जाएगी तो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाएगा और भय को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। हकीकत ये है कि केंद्र में और हरियाणा में भाजपा की सरकार ही चल रही है। केंद्र में तो अब 10 साल पूरे होने को हैं भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को, और इसी तरह से हरियाणा में भी भाजपा की सरकार को 10 साल पूरे होने में अभी 1 साल बाकी है। लेकिन फिर भी न तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है और न ही भय से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचार हर विभाग में आपको देखने के लिए किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। और भय, चाहे वो आप हरियाणा के नूह का मामला देख लें, चाहे आप दिल्ली के दंगे देख लें, चाहे आप मणिपुर का कहीं देख लें। मतलब मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ भी भय का शासन है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये उठता है कि इन मुद्दों को लेकर के ये जो चुनावी जो लड़े जाते हैं, जो चुनाव जब होते हैं, तो इन मुद्दों के बारे में कोई नेता क्यों नहीं बोलता, और अगर बोलता है तो जब वो उसकी सरकार सत्ता में आती है तो उस पर अमल क्यों नहीं करता। एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आप खुद इसको देखिए कि क्या यह सवाल उचित है या नहीं है। इस चैनल के YouTube पे आप जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए कि क्या आप इस विश्लेषण से सहमत हैं या नहीं है। आज का विश्लेषण कार्यक्रम इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।